वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के हिसाब से मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हर कंट्री का अपना जो है सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है। तो इसी वजह से ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो उनको फिर बहुत सी ज़ाहिर बातें प्रॉब्लम्स आती है अपने कंट्री के स्टैंडर्ड की वजह से, अगर वो मैच ना करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। इसी वजह से इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड सामने आते हैं, जिसमें ISO आता है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। और ISO में भी कई सारे ISO हैं, जैसे कि ISO 9000 है। ये जो है सेट है स्टैंडर्ड का जो कि गवर्न कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी प्रोग्राम को। और ISO 9000 के 5 डॉक्यूमेंट है, जिसमें ISO 9000 आ जाता है जो कि एक ओवरव्यू डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा 9001 आता है जो कि स्टैंडर्ड है, फोकस है बहुत से एस्पेक्ट के ऊपर, डिज़ाइन, प्रोड्यूस, इंस्टॉल और सर्विस प्रोडक्ट के ऊपर। और 9002 है जो कि कवर करता है सेम एरिया 9001 के। और 9003 है जो कि लिमिटेड होता है स्कोप के अंदर और एड्रेस करता है सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस को। 9004 के अंदर गाइडलाइन जो कि इंटरप्रेट कर रही है दूसरे स्टैंडर्ड्स। ISO 14000 की बात करते हैं तो ये रिक्वायर करता है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज़ को कि वो ट्रैक रखें उनके जो मटेरियल यूज़ है और जो जनरेशन है, इसके अलावा ट्रीटमेंट और जो डिस्पोजल हजार्डस वेस्ट हैं। अब इसके अंदर 5 एरियाज़ आ जाते हैं और इसके अंदर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, एनवायरमेंटल एवेल्यूशन प्रोग्राम है, एनवायरमेंटल लेबलिंग है, लाइफ साइकिल असेसमेंट भी आ जाती है। ISO 17025 की हम बात करें तो जो मेन एरिया है WTO के अंडर वो आता है क्वालिटी कंट्रोल के लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड जो कि डील करता है इससे वो आया था वो है ISO 17025। लेकिन लेबॉर्ट्री जो है इस स्टैंडर्ड के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मार्केटिंग की बात करें तो रोल जो है मार्केटिंग का वो सेंट्रल होता है फर्म की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के लिए। और स्मॉल फर्म्स के एडवांटेज की हम बात करते हैं तो एडवांटेज जो कि स्मॉल फर्म एंजॉय करती है फील्ड के अंदर मार्केटिंग की, वो ये कि रियलिस्टिक मार्केटिंग प्लान का होना, शॉर्टर लाइन होना, कम्युनिकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होना और एबिलिटी होना कि क्विकली एक्ट किया जाए। कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग की, अब मार्केटिंग को लोग नॉर्मली सेल या एडवर्टाइजिंग समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में जारी बात है सेल्स से बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इनके बहुत कुछ और भी है। तो ये प्रोसेस है इंटीग्रेटिंग का और कोऑर्डिनेट करने का, इन दो चीज़ों को जो कि आपको बताई जा रही हैं कि पहले क्या आइडेंटिफाई किया जाए और मेजर किया जाए जो कस्टमर की नीड है। तो मेन फोकस कस्टमर की नीड होता है मार्केटिंग के अंदर, और फिर ट्रांसलेट किया जाए परसिव नीड को प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। जो डेवलप करना और एक्टिवेट करना एक प्लान जो है अवेलेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट या सर्विस की, और इन्फॉर्म करना प्रोस्पेक्ट कस्टमर को अवेलेबिलिटी के बारे में प्रोडक्ट या सर्विस की, स्टिमुलेट करना उनकी डिमांड जो है प्राइस के ऊपर, जनरेट करना सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो अब कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की जाए, वही प्रोडक्ट बनाई जाए जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, और फिर जाहिर बात है प्रॉफिट भी अर्न किया जाए, यही है मार्केटिंग। मार्केटिंग फंक्शन की बात करें तो बाय और सेल, जाहिर बात है ख़रीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान, उसको स्टोर किया जाता है, रिस्क भी जाहिर बात है लिया जाएगा जब उसको स्टोर करेंगे या उसको बनाया जा रहा है। और स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग होती है। और मार्केट प्रोसेस की बात करें तो आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल चेंज जो है फर्म मार्केट के अंदर, आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर नीड, और उसके अलावा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट और कस्टमर के बारे में, जिसमें प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स आ जाती है। पिन पॉइंटिंग द रियल कस्टमर की हम बात करें तो पोटेंशियल कस्टमर को लाजमी तौर पे ना सिर्फ रिकग्नाइज़ करना चाहिए बल्कि रखना चाहिए प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर, जिसमें यूज़र आए थे जो कि कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, बायर जो एक्चुअली बाय करते हैं, डिसाइडर जो डिसाइड करते हैं कि क्या ख़रीदा जाए, इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फॉर्मर जिन जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो मार्केट को जाहिर बात है सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो सेगमेंट इस तरह से बनाए जाते हैं कि ग्रुप बनाया जाता है कस्टमर का सेगमेंट्स के अंदर, और हर सेगमेंट के अंदर जो कस्टमर होते हैं उनकी सिमिलर नीड, करेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स की बात करें तो कंट्रोलेबल वेरिएबल के अंदर टारगेट मार्केट सेगमेंट है, प्रोडक्ट ऑफर है, प्राइस है, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसिंग आ जाती है। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का होना, कंपटीशन होना, इकोनॉमिक कंडीशन का होना, सोशियो कल्चरल कंडीशन होना, पॉलिटिकल और लीगल कंडीशन जिसके अंदर गवर्नमेंट और लॉज आ जाते हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर जो इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। डिसीजन जो होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट जो है जारी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ ऑफ टाइम जो कि
प्रोडक्ट जब तक प्रॉफिटेबल रहती है वो कोई ज़्यादा नहीं होता बल्कि शॉर्ट होता है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो सारी बातें इसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, जब प्रोडक्ट बनती है फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो ग्रोथ होती है, उसकी मेच्योरिटी तक पहुँचती है और आखिर में डिक्लाइन हो जाती है। मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन आ जाता है। प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करते हैं इसके अंदर तो करेक्ट कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट और सर्विस का। फिर प्रमोशन की बात करते हैं तो इसमें इन्फॉर्म किया जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट वगैरह के बारे में और फर्म के बारे में भी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको प्लेस भी कहा जाता है, प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है वहां तक जहां उसको कंज्यूम किया जाएगा, ख़रीदा जाएगा, और प्राइसिंग में प्राइस को सेट कर दिया जाता है। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इससे मुराद नंबर ऑफ प्रोडक्ट होती है जो कि ऑफर करती है कंपनी, और जाहिर बात है स्मॉल फर्म्स भी कई सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल करती हैं। सो एडवांटेज क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स के, एनेबल करती है फर्म को कि सर्व करे डिफरेंट सेगमेंट जो है मार्केट को, और ये स्टेडी सेल देता है, प्रॉफिट देता है फर्म को, और फर्म रख सकती है तमाम जो उसकी बेसिस कवर्ड होती है। डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके, जारी बातें ये बनाती है डिमांड, ग्रेटर डिमांड जो है फर्म्स के रिसोर्स के ऊपर इंक्रीज़ करना पड़ती है उसको, फिर इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी और इन्वेंट्री में, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं। डेवलपमेंट जो होती है न्यू प्रोडक्ट की, सो स्मॉल फर्म्स को कंसिडर करना चाहिए फ्रीक्वेंट इंट्रोड्यूस करें जल्दी जल्दी नई या इम्प्रूव प्रोडक्ट उनकी मार्केट स्ट्रेटजी के तौर पर। टेक्नोलॉजी इज़ इन फैक्ट नॉट अप्लाइड इन आइसोलेशन। अब टेक्नोलॉजी आइसोलेशन में अप्लाई नहीं की जाती तो जाहिर बातें बट एज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनदर ये जो कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट के अंदर। तो फैक्ट ये आइसोलेशन में अलग से तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके कई सारे एस्पेक्ट है, पॉलिसी एस्पेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है, एंटरप्राइज लेवल है, कंसिडरेशन है, स्किल ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट, फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह। ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें स्पेशली एम होता है प्रोवाइड करने के ऊपर कैपेबिलिटी के एक्वायर किया जाए, वैल्यूड किया जाए, मैनेज किया जाए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को। पब्लिकेशन की बात की जाए ऑन वे मीन्स है कि प्रमोट किया जाए टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान। और मेजर्स टू इम्प्लीमेंट की बात करें तो मेजर्स टू इम्प्लीमेंट जो कि मेजर्स जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसमें शामिल है ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल मीटिंग्स की फील्ड ऑफ अप्रोप्राइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की। और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर होती है वो एनलार्ज हो सकती है सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें शामिल है ट्रेडिशनल वन जो कि अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। उसके बाद है मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सो जो रैपिड और फ्रूटफुल एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से वो सिर्फ अचीव की जा सकती तभी जब अटैम्प्ट हो प्रमोट करने के लिए अप्रोप्राइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि हिस्सा है मेन स्ट्रीम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ना कि उससे अपार्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बैंक की बात करें क्योंकि इसके डिज़ाइन के अंदर और जो ऑपरेशन है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बैंक जो हैवीली रिलाई करता है उसके इफेक्टिव लिंक के ऊपर सप्लायर के साथ, और जो यूज़र होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। रोल ऑफ आईसीटी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि वाइटल रोल प्ले करता है स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइज होती हैं। स्मॉल और मीडियम साइज सेक्टर जो है वो वेरी करते हैं, हर जगह इनका साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं होता, और प्रीडोमिनेंट रोल होता है इनका। जाहिर बात है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकॉनमी है जैसे हमारी कंट्री की, और पॉसिबली नोशनली जो होता है ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज़ के लिए वो तीन ब्रॉड कैटेगरी में, एक तो एक कॉटन या आर्टिजन है जिनके अंदर लेस देन 10 एम्प्लॉइज़ है, स्मॉल स्केल है जो कि 50 एम्प्लॉइज़ तक है, मीडियम साइज़ होते हैं 50 टू 200 तक, और जो पब्लिकली अप्रोचेज होती है एसएमई सेक्टर के लिए। सो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज प्ले करती है प्रीडोमिनेंट रोल इकोनॉमीज़ के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के, और वैलिड सोशो इकोनॉमिक रीजन जो कि रिलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से, इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, इवन के शॉप से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है हमारे यहाँ पे भी, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनका बड़ा रोल है, जाहिर बात है जब गवर्नमेंट और बड़े बड़े इदारे फेल हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में तो ये रोल बहुत अहम अदा करते हैं इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, जनरेट करने में। और इसके अलावा इनकम की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और डिस्पर्जन होती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह की। और कॉमनली सीन असिस्टेंस प्रोग्राम्स, और कॉमनली सीन असिस्टेंट प्रोग्राम जो इंप्लीमेंट किया जाता है इनको वाइडली वेरिंग डिग्री के साथ एफिशिएंसी और सक्सेस के साथ जो कि रिलेट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की। इसके अलावा जो इनिशिएटिव होता है फाइनेंस की फील्ड के अंदर, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होते हैं। और एक फेवरेबल क्लाइमेट जो रिक्वायर्ड होता है जो कि डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर, इंटरनेशनल फैक्टर्स और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। उसके बाद ये कि जो लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है एसएमईज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो प्रोडक्ट है एसएमईज़ की वो फाइंड करते हैं अपना रास्ता कि एक्सपोर्ट करे
मार्केट्स थ्री डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट की आ जाता है इसमें, और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ये आता है, और जो फिज़िकल इनकॉर्पोरेशन होता है एसएमई प्रोड्यूस कंपोनेंट का या फिर सब असेंबलीज़ का एक्सपोर्ट के अंदर। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन जिसको कंपाइल किया आईटीसी ने शेयर ऑफ एसएमईज़ के ऊपर एक्सपोर्ट के अंदर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30%, ओवर 30% जो एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चर की वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ से है, जबकि श्रीलंका और थाईलैंड के अंदर जो लोकली ऑन जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल जो लोकली ऑन ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 35% टोटल नेशनल एक्सपोर्ट के। और इंडिया के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 5,26,035 है, और 46% जो है टोटल नेशनल एक्सपोर्ट का जो है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आया है, स्मॉल और जो कॉटेज सेक्टर है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर जो शेयर है स्मॉल यूनिट का टोटल एक्सपोर्ट में वो 39% है। और सिंगापुर के अंदर 1973 से 81 के दरमियान जो एवरेज इंक्रीज़ हुआ डायरेक्ट एक्सपोर्ट का स्मॉल फर्म से वो हुआ 48.5 और 25% था, जबकि लार्ज फर्म का रिलेशनशिप जो है एसएमईज़ और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के दरमियान। सो प्रॉब्लम फेस करते हैं एसएमईज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे हमारा कंट्री है। और यहाँ पर प्रॉब्लम फिर किस तरह की आती है, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं होता जब उनको कारोबार करने के लिए कैपिटल चाहिए। इसके अलावा लिमिटेड और इनएडिकेट एक्सेस होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मार्केट तक। अब जो क्रेडिट मार्केट है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मार्केट, वहाँ तक एक्सेस भी एक तरफ लिमिटेड और अनइक्वल है, बराबरी नहीं है। उसके अलावा इरेगुलर एक्सेस होता है डोमेस्टिक और जो इम्पोर्टेड इनपुट होता है, और साथ में हाई कॉस्ट भी होती है। इसके अलावा इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वीक मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद ये कि स्ट्रेटजी जो है डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट की एसएमई से। सो आज जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है इन जनरल मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पार्टिकुलरली एसएमईज हम कह सकते हैं कि वो इजी नहीं है। सो अगर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इनके लिए आसानी नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज से एसएमईज के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो जनरली नॉन भी होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इसके अलावा ये कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग टेक्निक है वो डिसमिनेट है कि इक्वली दे आर नॉट इक्वली वेल नॉन इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्रीज। तो जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग टेक्निक जो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसमिनेट है ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और थर्ड ये कि ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर पेनिट्रेट करते हैं वर्ल्ड मार्केट में तो फिर आने वाली जो कंट्रीज़ होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। और फाइनली ये कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो लेस ओपन बनती जा रही हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज से जो आती हैं। और जो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत से लेवल के ऊपर, वो नेशनल लेवल के ऊपर है। और ये अक्सर ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वेल प्लान स्ट्रेटजी जो है डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट एसएमई से वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जहाँ पर सपोर्ट जो है वो एसएमईज़ के लिए एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। और एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है क्रिएशन के लिए और ग्रोथ के लिए मार्केटिंग चैनल्स का एसएमईज़ एक्सपोर्ट के लिए। और एमरजेंस जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1995 के अंदर जो कि नतीजा हुआ यूरुग्वाई राउंड ऑफ नेगोशिएशन का गैट के, उसने मार्क किया वाटरस्ट हिस्ट्री के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के। WTO एग्रीमेंट के साइलेंट फीचर्स की हम बात करते हैं तो ट्रेड इन सर्विस की अगर हम बात करें तो ये इसको रेगुलेट करता है गैट। और एग्रीमेंट और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की बात करें तो ये स्टिपुलेट करता है कि जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है वो फेस आउट होगा, और जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर है वो इंटीग्रेट होगा WTO के अंदर। और एग्रीमेंट और सब्सिडीज़ एंड काउंटर वेलिंग मेजर की बात करें तो जो एग्रीमेंट है सब्सिडीज़ और काउंटर वेलिंग मेजर्स के हिसाब से ये ले डाउन करता है रूल्स सब्सिडीज़ के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है कि काउंटरैक्ट किया जाए जो इफ़ेक्ट है सब्सिडीज़ का। और एग्रीमेंट जो है एंटी डंपिंग के हवाले से ये प्रोवाइड करता है राइट के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को कि अप्लाई करें एंटी डंपिंग मेजर्स। एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के हवाले से देखें तो ये प्रोवाइड करते हैं रेमिडीज़ एक्चुअली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो कि इंजर्ड हुए फेयरली ट्रेडेड इंपोर्ट से। और ट्रिम्स एग्रीमेंट की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है ट्रेड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट मेजर हैं जो कि अगेंस्ट हैं प्रोविज़न के गैट के। और
जो एग्रीमेंट ऑन कस्टमर वैल्यूशन है, ये इसका जो है वो इंटेंट होता है कि प्रोवाइड किया जाए ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी जो है एप्लीकेशन के अंदर कस्टमर वैल्यूशन रूल्स के और प्रोसीजर्स के। और टीबीटी और एसपीएस एग्रीमेंट की हम बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं करता जो राइट्स हैं गवर्नमेंट के यूज़ करे टेक्निकल रेगुलेशन स्टैंडर्ड और जो सैनिटरी और इसके अलावा फाइटर सैनिटरी मेजर है हेल्थ के लिए और सेफ्टी रीजंस के लिए। और एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एडिकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, कॉपीराइट्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, लेआउट के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट की और जो पेटेंट्स है। और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस की हम बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश करता है रूल कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए कि वो फॉलो करें उनके लॉज में और रेगुलेशन में जो कि रिलेट करता है सर्विसेज से। और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो की स्टोन है मल्टीलेटरल ट्रेड का ऑर्डर का, जो कि इनकरेज करता है मेंबर को कि सॉल्व करें म्यूचुअल डिस्प्यूट कंसल्टेशन के ज़रिए करें। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो है इनकरेज करती है एक ग्रेटर जो है ट्रांसपेरेंसी जो है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ में कंडक्शन के ज़रिए मीडियम ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज़ का। और डब्ल्यू मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस की हम बात करते हैं तो पहली हुई सिंगापुर के अंदर 1996 के अंदर, सेकंड हुई जेनेवा के अंदर, थर्ड हुई सीटल के अंदर जो कि डिस्टर्ब हो गई वायलेंट प्रोटेस्ट से, फोर्थ हुई दोहा के अंदर 2001 में, फिफ्थ हुई कैनकम मैक्सिको के अंदर जो कि 10 to 14 सितंबर 2003 में हुई, सिक्स हुई हांगकॉन्ग चाइना के अंदर 13 to 18 दिसंबर 2005। और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा की हम बात करें तो जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन है इसमें शामिल है क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि प्रोडक्शन सब्सिडीज़ जो होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। और पाकिस्तान और डब्ल्यूटीओ की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो कि फाउंडिंग मेंबर में से है गैट के, जो कि डब्ल्यूटीओ से पहले आया है, एक्सेप्ट किया है तमाम जो यूरोगाई राउंड के एग्रीमेंट है और ये प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करने में उनको और मॉडिफाई कर रहा है उसके डोमेस्टिक लीगल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है ताकि उनको कंसिस्टेंट बनाया जाए डब्ल्यूटीओ के रूल्स के साथ। और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है गैट्स जिसको हम कहते हैं, तो जो गैट्स नेगोशिएशन है उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया लेकिन एक्सटेंसिव कमिटमेंट नहीं की। पाकिस्तान ने साइन किया सेकंड प्रोटोकॉल जो है गैट्स के साथ जो कि परटेन करता है फाइनेंशियल सर्विस को, जिसको अप्लाई किया जाता है इंश्योरेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक कमिटमेंट अब ये कवर करता है 47 एक्टिविटीज़ को बिज़नेस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग, इसके अलावा हेल्थ, फाइनेंशियल और टूरिज़्म या ट्रैवल सर्विस। हॉरिजॉन्टल कमिटमेंट ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें सो वो ये कि कमिटमेंट जो कि अप्लाई की जाती है तमाम सेक्टर जो कि रिलेट करते हैं कमर्शियल प्रेजेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।